as the bill in the present form has not covered certain important vital clauses of MOS2. Special provision in the 6th schedule exclusively for Karbi Anglong Autonomous Council and the Mahasab Autonomous Council and other original 6th schedule council in respect to responsibility of governor should be provided in the provision of 125th Constitutional Amendment Bill so that he is exclusively advised by the Autonomous Council in matter under the jurisdiction of 6th schedule. I am sure this long-standing demand of my people will also be delivered by this great government under the Prime Minister Narendra Modi ji, and we will be delighted to hear its announcement sooner than later by our great President, the Honorable Madam Draupadi Murmu herself. इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए कि लोकतंत्र की परंपरा भी है, जहां आवश्यकता था वहां प्रशंसा हुई, जहां परेशानी थी वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है। अतः कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर बैठ करके राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को आभार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया है, और इसलिए मैं आज जनता जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सदन में चर्चा में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चर्चा को समृद्ध किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी
गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है। आदरणीय सभापति जी, एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों के झेलने के बाद इस छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते। आदरणीय सभापति जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों बेटियों की मुश्किलें दूर की। आदरणीय सभापति जी,
आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा, हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी।
15 पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। आदरणीय सभापति जी, हमने सरकारी खरीद में भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, ट्रांसपेरेंसी लाए और जेम पोर्टल, जो आज राज्य सरकारें भी उसका उपयोग कर रही है, जेम पोर्टल से जो खरीदी हुई उससे आमतौर पर जो खरीदी होती है उससे कम पैसों में खरीदी हुई और सरकार के 1,15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आदरणीय सभापति जी, हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2,300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2,300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का। हम जानते हैं हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है। जब इथेनॉल ब्लेंडिंग किया और हमारे पेट्रोल डीजल की आय कम हुई, उस एक निर्णय से 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क पड़ा है। और ये पैसे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों के हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं
जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ था, हमारे आने से पहले। आदरणीय सभापति जी, आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, और इसलिए राष्ट्रपति जी ने भारत की नींव कैसी मजबूत हो रही है इसका वर्णन इसमें किया है। रोड हो, हाईवे हो, रेलवे हो, ग्राम सड़क हो, इन सभी कामों के लिए विकास की एक मजबूत नींव रखी गई है। आदरणीय सभापति जी, सरकारी खजाने में बचत हुई वो तो एक बात है, और वो करना भी चाहिए, जैसा मैंने ट्रस्टीशिप की बात कही। लेकिन हमने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि जन सामान्य के उनको भी बचत का लाभ मिलना चाहिए। योजनाएं ऐसी हो ताकि जनता को भी बचत हो। और आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना बीमारी के कारण सामान्य मानवी को जो खर्च होता था, अब तक जिन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, उसी के हिसाब से मैं कहता हूं कि करीब करीब देशवासियों का आयुष्मान योजना का बेनिफिट लेने के कारण जो खर्चा उनको अपने जेब से करना पड़ता, वैसे 1,20,000 करोड़ रुपया जनता जनार्दन के बचे हैं। ये आवश्यक है कि अब जैसे जन औषधि केंद्र, आज मध्यम वर्ग के परिवार में 60-70 साल उम्र के परिवार के स्वजन हो तो स्वाभाविक है कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। दवाई का खर्चा भी होता है, दवाएं महंगी भी होती है। हमने जब से जन औषधि केंद्र खोले हैं, जिसमें 80% डिस्काउंट होता है, और उसके कारण जिन परिवारों ने इन जन औषधि केंद्रों से दवाइयां ली हैं, उनके करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए दवाई को खर्चा बचा। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताए, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद
कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में, 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की, 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 और कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। ट्वेंटी 14 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक पेशेंट को
200 डे केयर सेंटर बनाने का निर्णय इस बजट में किया गया। ये डे केयर सेंटर पेशेंट को भी उसके परिवार को भी बहुत बड़ी राहत देने वाला काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है, गोरा है, गोरा है, अब मत बोलो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी, क्योंकि हम यूरिया पर डिपेंडेंट हैं, हमें बाहर से लाना पड़ता है। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3000 रुपए में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है, 300 रुपए से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठा गए और जो लोग संविधान की बातें करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजना जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक, दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और मैं तो गुजरात में कई नदियों को इस प्रकार से जोड़कर नदियों को जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर देशवासी का इस सपना होना चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट क्यों न हो। आज मुझे खुशी होती है जब भारत की चाय, इसके साथ साथ अब हमारी कॉफी भी
दुनिया में अपनी महक फैला रही है, बाजारों में धूम मचा रही है। इवन हमारा टर्मरिक कोविड के बाद सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जरूर देखेंगे आने वाले समय में हमारा प्रोसेस सी फूड, और जिसको लेकर कुछ लोगों को पता नहीं कब क्यों दर्द हुआ, बिहार का मखाना दुनिया में पहुंचने वाला है। हमारा मोटा अनाज यानी श्री अन्न, ये भी दुनिया के बाजारों में भारत की शान बढ़ाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल में दिल्ली का नेटवर्क डबल हुआ और आज टियर 2, टियर 3 सिटी में भी मेट्रो नेटवर्क पहुंच रहा है। आज हम सभी गर्व कर सकते हैं, आज भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर पार कर गया और इतना ही नहीं, वर्तमान में 1000 किलोमीटर और उस पर भी काम चल रहा है। यानी हम कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी कई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए। 12,000 इलेक्ट्रिक बस हमने देश में दौड़ाना शुरू किया है और दिल्ली को भी बड़ी सेवा करी है, हमने दिल्ली को भी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक नया अर्थव्यवस्था हमेशा समय समय पर का विस्तार होता रहता है। आज बड़े शहरों में गिग इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण एरिया डेवलप हो रहा है। लाखों युवा इसमें जुड़ रहे हैं। हमने इस बजट में कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर ऐसे गिग वर्कर अपनी रजिस्ट्री करवाएं और वेरिफिकेशन के बाद उनको इस न्यू एज सर्विस इकोनॉमी है उसको हम किस प्रकार से सहायता कर सकें और उनको एक आईडी कार्ड मिले ई श्रम पोर्टल पे आने के बाद। और हमने कहा है कि इन गिग वर्कर्स को आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा ताकि गिग वर्कर को एक सही दिशा में जाने की सुविधा मिलेगी। और एक अनुमान है कि आज देश में करीब करीब 1 करोड़ गिग वर्कर है और उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में जॉब के अवसर लेकर आता है और ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारी नीति साफ है, एमएसएमई को सरलता, सहूलियत
और संबल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की संभावना है। और इस बार हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग उस पर बल दिया है और एक मिशन मोड में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि एमएसएमई को बल देना और एमएसएमई के माध्यम से अनेक नौजवानों को रोजगार देना और स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऐसे पूरी इकोसिस्टम को हम बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए कई पहलुओं पर हमने काम शुरू किया है। एमएसएमई के लिए क्राइटेरिया 2006 में बनाया गया था, उसे अपडेट नहीं किया गया। पिछले 10 वर्षों में इस क्राइटेरिया में हमने 2 बार अपग्रेडेशन करने का प्रयास किया और इस बार एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। पहली बार 2020 में, दूसरी बार इस बजट में हमने एमएसएमई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर तरफ उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। एमएसएमई के सामने चुनौती फॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की रही है। कोविड के संकट के काल में एमएसएमई को विशेष बल दिया गया। हमने खिलौना उद्योग उसको एक विशेष बल दिया। हमने कपड़ा उद्योग को विशेष बल दिया। उनको कैश फ्लो की कमी नहीं होने दी और बिना किसी गारंटी को लोन दिया। हजारों उद्योगों में लाखों नौकरियों की संभावनाएं बनी और नौकरियां सुरक्षित भी हुई। छोटे उद्योग, उनके लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट गारंटी कवरेज, उस दिशा में हमने कदम उठाए जिसके कारण वो अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिले और वो गैर जरूरी नियमों को कम करने का कारण उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ जो रहता था, एक आध व्यक्ति को उनको काम पर पैसा देना पड़ता था, वो भी बंद कर दिया गया। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो हमने नई नीतियां बनाई है, आपको खुशी होगी, एक समय था 2014 के पहले खिलौने जैसी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239% वृद्धि हुई है। एमएसएमई के जरिए संचालित ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। मेड इन इंडिया कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स के सामान आज दूसरे देशों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना ये कोई सरकारी सपना नहीं होता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है और इस सपने को हम सब ने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं देने का प्रयास करना है। और दुनिया में उदाहरण है, 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देश विकसित बनकर के दिखाया है। तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डिमांड है, हम क्यों नहीं कर सकते? इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे जब, तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे। ये सपने लेकर के चलना चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है।
हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, देशवासियों से आग्रह करता हूं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी, अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम सबके लिए देश सर्वोपरि है और हम मिलकर के विकसित भारत के सपने को, अपना 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी अपना सपना, इस सपने को लेकर के चल पड़े, देश विकसित होगा। हमारे बाद की जो पीढ़ियां होगी वो कहेगी कि 2025 में एक संसद ऐसी थी जहां बैठा हुआ हर सांसद विकसित भारत के सपने के लिए पूरा करने के लिए काम कर रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर श्री अमरा राम जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी, सुधाकर सिंह जी, श्री लालजी वर्मा, विशाल दादा, प्रकाश बाबू पाटिल एवं टी सुमिति ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 31 अगस्त 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 6 फरवरी 2025 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।